हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज। आज हम कवर करेंगे एमबीए सेकंड सेम के एचआरएम सब्जेक्ट में पर्सनल मैनेजर को एंड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्क्राइब करते हैं पर्सनल मैनेजर को। पर्सनल मैनेजर इज अ इम्पॉर्टेंट मेंबर या इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ मैनेजमेंट टीम बिकॉज एक पर्सनल मैनेजर जो एम्प्लॉय होता है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑल टाइम अवेलेबल होता है। बिकॉज उसको क्या होता है कि जो हेल्थ है, फाइनेंस है, फैमिली है या अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड उसको बहुत अच्छा नॉलेज होता है। अब एम्प्लॉय की ये जो प्रॉब्लम होती है वो इंडिविजुअल भी हो सकती है, कैरियर से रिलेटेड भी हो सकती है। अब एक सक्सेसफुल पर्सनल मैनेजर में क्या क्या क्वालिटीज होती है हम उसे डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट में हमारा लीडरशिप एक सक्सेसफुल पर्सनल मैनेजर को स्पीक फेयरलेसी होना चाहिए। वर्कर या एम्प्लॉय जो होता है इसका कॉन्फिडेंस विन करते आना चाहिए। साथ में क्या होता है जो अपोजिशन होता है उसको फेस करते भी आना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन स्किल हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी या जो प्रोग्राम होते हैं उसको इफेक्टिव वे से उसे परफॉर्म करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी है जो हमारी कंपनी के साथ में प्रोजेक्ट करना चाह रही है, डील करना चाह रही है किसी चीज को लेकर के, अब हमारा पर्सनल मैनेजर उससे कम्युनिकेशन ही नहीं कर पा रहा है तो क्या कंपनी हमारे साथ में डील करना चाहेगी? नहीं करना चाहेगी ना। इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल भी पर्सनल मैनेजर में होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इट मींस जो सोसाइटी है वो ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है। अब ऑर्गेनाइजेशन में होल्डर्स भी रहते हैं, सप्लायर रहते हैं, वर्कर रहते हैं, शॉपकीपर रहता है, गवर्नमेंट जॉब वाले भी रहते हैं और बहुत सारे लोगों से मतलब मिलकर के हर लेवल के लोगों से मिलकर के सोसाइटी बनी हुई है। और सोसाइटी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। ऑर्गेनाइजेशन में मेन कौन है? पर्सनल मैनेजर। ओके, नेक्स्ट हमारा ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। अब जो मतलब पर्सनल मैनेजर है वो ट्रेंड भी होना चाहिए, उसको एक्सपीरियंस्ड भी होना चाहिए। अब तभी तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाएगा, या कोई भी आकर के ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल लेगा, नहीं संभाल पाएगा। इसलिए ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस भी जरूरी है। लास्ट है हमारा कर्टेंसी। देखो जो यूनियन ट्रेड के लीडर्स हैं या ये समझ लो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, इस लेवल के भी लोगों से पर्सनल मैनेजर को डिस्कस करना होता है, कम्युनिकेशन करना होता है। इसीलिए पर्सनल मैनेजर में कम्युनिकेशन या सोशल अवेयरनेस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। फर्स्ट में हम लोग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को समझते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को हम एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग या पर्सनल प्लानिंग भी कह सकते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे रिसोर्स होते हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रिसोर्स होता है वो होता है ह्यूमन रिसोर्स। अब ये सारे रिसोर्स का यूज करके ही ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर पाता है। अब जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एसेट्स है ह्यूमन रिसोर्स इट मींस एम्प्लॉय। अब इसमें एम्प्लॉय की रिकॉर्डिंग प्लानिंग की जाती है। एम्प्लॉय की रिकॉर्डिंग प्लानिंग मींस कितने एम्प्लॉय रिक्वायर्ड होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, या अभी प्रेजेंट में भी कितने एम्प्लॉय रिक्वायर्ड हैं, इन सारी चीजों की रिकॉर्डिंग प्लानिंग की जाती है। उनके स्किल और उनके क्वालिफिकेशंस को मैच किया जाता है, क्योंकि अगर सही एम्प्लॉय होंगे ऑर्गेनाइजेशन में तभी तो वो ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर पाएगा ना। इन सारी चीजों की प्लानिंग करना ही ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहलाता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इसमें हम ऑब्जेक्टिव्स इसके क्लियर करने वाले हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा एक्यूरेटली एस्टिमेट ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशन में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड हैं उनको एक्यूरेटली एस्टिमेट किया जाता है। इट मींस कि जो एम्प्लॉय है उनकी स्किल और उनके क्वालिफिकेशंस को मैच किया जाता है, क्योंकि सही एम्प्लॉय होंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर पाएगा। इट मींस राइट नंबर ऑफ स्किल एंड राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉय। ये सारी चीजें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के थ्रू की जा रही है। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रमोशन रिलेटेड डिसीजन। ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉय को प्रमोट करना है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, किसने अपने टास्क पूरे किया है, ये सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस एम्प्लॉय का प्रमोशन करेगा। ये सारे जो डिसीजन होते हैं ना वो प्रॉपरली ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के थ्रू किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉरकास्ट पर्सनल रिक्वायरमेंट। इसमें कहते हैं फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन या मेन पावर जो होती है उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है, फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन में जो मेन पावर की रिक्वायरमेंट होती है उसको एस्टिमेट करने के लिए फॉरकास्ट किया जाता है इसमें। और जैसे मान लो इसमें क्या होता है कि अगर 2022 में
2024 अभी का लेते हैं हम लोग, 2024 में 20% जो एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वो रिटायर होने वाले हैं। अब इसकी रिटायर होने वाली, तो इसको जो फुलफिल करने के लिए जो प्लानिंग होगी 2022 और 23 में हो चुकी होगी, कि कैसे एम्प्लॉय को, मतलब जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो इसके लिए एलिजिबल है उनको पहले ही ट्रेंड कर दिया जाएगा। ये क्यों किया जाता है? ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोडक्शन है या कंसाइनमेंट है वो डिले ना हो। ये सारी चीजें पहले से ही ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के थ्रू तैयार रखी जाती है। ओके, फिर अगला है हमारा कोप विथ चेंज। देखो हम सब जानते हैं कि मार्केट कंडीशंस चेंज होते रहती है, टेक्नोलॉजी चेंज होते रहती है, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन चेंज होते हैं, प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट चेंज होते रहती है। एवरीथिंग इज चेंजिंग, इट मीन्स कीप अप ऑन चेंजिंग। अब ये सारे चेंजेस का सामना करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ऐसे ही एम्प्लॉय को हायर करे जो इस टेक्नोलॉजी के पीरियड का सामना कर सके। और अगर ये क्वालिटी, ये स्किल उसमें नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के ही किसी एम्प्लॉय को ट्रेंड करके रखे। ओके, नेक्स्ट है हमारा इवोल्यूशन ऑफ करेंट वर्कफोर्स। अब जो ऑर्गेनाइजेशन की करंट वर्कफोर्स है उसका इवोल्यूशन क्यों किया जाता होगा? कि वो टास्क कंप्लीट कर पा रहा है या नहीं, ऑर्गेनाइजेशन को उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो उसको मतलब कहना चाहिए कि एफर्ट लगाना चाहिए, वो एफर्ट लगा पा रहा है या नहीं लगा पा रहा है, या फिर ये समझ लीजिए कि जो उसकी क्वालिफिकेशंस है उसकी स्किल के साथ मैच कर पा रहे हैं या नहीं। ये सारी चीजों का करंट वर्कफोर्स में इवोल्यूशन किया जाता है। लास्ट में हमारा फॉर्मूलेट ट्रांसफर पॉलिसी। देखो अब वो ऑर्गेनाइजेशन में सरप्लस हो गया, इट मीन्स डिमांड कम है और एम्प्लॉय ज्यादा है। तो इसमें क्या होगा कि कुछ एम्प्लॉय का ले ऑफ करना होगा, कुछ एम्प्लॉय को ट्रांसफर करना होगा, मतलब कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग करके ऑर्गेनाइजेशन में वर्कफोर्स को डाउनसाइजिंग करना होगा। ये सारी चीजें किसके थ्रू हो पा रही है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के थ्रू हो पा रही है, यही इसके ऑब्जेक्टिव भी है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा एनालाइज ऑब्जेक्टिव। इट मींस ऑब्जेक्टिव को एनालाइज किया जाता है इसमें। जैसे मान लो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को अगले फाइनेंशियल ईयर में अपनी प्रोडक्शन को डबल करना है या कोई दूसरे स्टेट में अपना सेटअप करना है। इन सारी चीजों की जो प्लानिंग कर रहा है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है, ये ह्यूमन रिसोर्स के थ्रू, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के थ्रू होता है। इसमें नेक्स्ट हमारा फॉरकास्टिंग द डिमांड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स की कितनी डिमांड है या आगे चलकर इसकी कितनी डिमांड हो सकती है, उसी को एस्टिमेट करना या फॉरकास्टिंग की जाती है। इसको 3 स्टेप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है वर्कफोर्स एनालिसिस। जो वर्कफोर्स है ऑर्गेनाइजेशन की, जो करंट वर्कफोर्स है, उसी का एनालिसिस किया जाता है कि इसका एवरेज लॉस क्यों हो रहा है। अब एवरेज लॉस किसी रीजन से होगा, या तो वो रिटायर होंगे, ट्रांसफर होंगे, कोई स्विच कर जाता है, कोई डेट से, किसी अन्य मतलब कि अदर रीजन से वो जो हमारा एवरेज लॉस एम्प्लॉय का हो रहा है, उसी को यहाँ पर देखा जाता है, एनालिसिस किया जाता है। अगला है हमारा वर्कलोड एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस में ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में इसमें ये एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं या फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय है, मतलब कि हर डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉय है, जॉब की जो कैंडिडेट की या एम्प्लॉय की जो क्वांटिटी है उसको काउंट किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग उनके वर्कलोड को भी एनालिसिस किया जाता है। इट मीन्स कभी होता है ना कि वर्क कम रहता है, एम्प्लॉय ज्यादा रहते हैं, एम्प्लॉय ज्यादा रहते हैं पर वर्क कम रहता है। इस टाइप की जो चीजें होती है उसी को यहाँ पर एनालिसिस किया गया है। जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस इट मीन डिटेल स्टडी ऑफ जॉब। इसमें जॉब के बारे में डिटेल से डिस्क्राइब किया गया है कि जॉब में कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने होंगे, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कौन कौन से वर्कलोड होंगे, एक एम्प्लॉय की क्या स्किल एबिलिटी होनी चाहिए। सारी चीजों को एनालाइज करना ही जॉब एनालिसिस है। इट मीन्स राइट पर्सन इन द राइट स्किल ऑफ राइट पर्सन, राइट स्किल एंड राइट जॉब पोजीशन, यही होता है जॉब एनालिसिस। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रिपेयरिंग वर्कफोर्स इन्वेंट्री। इसमें ऑर्गेनाइजेशन में कितनी वर्कफोर्स सप्लाई की जा रही है, इसका एनालिसिस किया जाता है। इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा इंटरनल लेबर सप्लाई एंड एक्सटर्नल लेबर सप्लाई। इंटरनल में क्या होता है, जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय है उसकी बात की गई है, और एक्सटर्नल में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंसी है अगर वो ऑर्गेनाइजेशन से फुलफिल नहीं हो रही है
तब बाहर से एम्प्लॉय को लिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा डिटरमाइनिंग मेन पावर गैप। अब मान लो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 20 एम्प्लॉय की डिमांड है और सप्लाई कितने की हो रही, 15 की। इट मींस गैप कितने का आया, 5 का गैप आया है ना। यही गैप को डिटरमाइन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा फॉर्मुलेटिंग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अभी जो 5 का गैप आया है ना, उनका ही रिक्रूटमेंट प्लान बनाया जाता है, यहाँ फॉर्मुलेट किया जाता है उनको, उनका रिक्रूटमेंट प्लान बनाया जाता है। अब रिक्रूटमेंट प्लान बनाएंगे तो उनका क्वालिफिकेशन, उनका एक्सपीरियंस, उनकी क्वालिटी, उनका एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, वैल्यू कमिटमेंट, ये सारी चीजों को इसमें देखा जाएगा। साथ में हम यहाँ पर रिडेप्लॉयमेंट प्लान भी बनाया जाता है एंड रिटेंशन प्लान भी यहाँ पर क्रिएट किए जाते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर इस फॉर्मुलेटिंग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में होती है। ओके, आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।